नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे मौर्य वंश के बारे में। मौर्य वंश के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक। इन सब के बारे में हम जानेंगे आज। आइए देखते हैं मौर्य वंश। आइए स्टार्ट करते हैं मौर्य वंश। तो मौर्य वंश जब भारत में मौर्य वंश की शुरुआत हुई, उस समय भारत की राजनीतिक स्थिति अच्छी नहीं थी। संपूर्ण भारत छोटे छोटे जनपदों में विभाजित था और सभी जनपदों के अलग अलग राजा थे जो आपस में अपने स्वार्थ भाव के कारण लड़ा करते थे, जिससे भारत में एकता की डोर की कमी थी और इसका फायदा यूनानियों ने उठाया और भारत पर सिकंदर ने आक्रमण कर दिया। मौर्य वंश का जो समय है 322 बीसी से 185 बीसी, अर्थात 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व। मौर्य वंश की जानकारी के कुछ स्रोत हैं। स्रोतों को दो भागों में बांटा गया है। पहला है साहित्यिक स्रोत, दूसरा है पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोतों में कौटिल्य या विष्णुगुप्त का अर्थशास्त्र, मेगस्थनीज की इंडिका, पुराण, विशाखदत्त कृत मुद्रा राक्षस और बौद्ध ग्रंथ दिव्यवदान, महावंश, जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन, ग्रंथ कथा मंजरी, इन सभी से, इन साहित्यिक ग्रंथों से हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा पुरातात्विक स्रोतों में अशोक के अभिलेख, भवनों में मुख्य रूप से चंद्रगुप्त का जो मगध में या पाटलिपुत्र में जो भवन बना हुआ है उसके खंडहर, उनसे हमें जानकारी मिलती है। स्तूप वगैरह से मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। गुफाएं जो उस समय मौर्य राजाओं ने बनाई रहने के लिए, मृदु भांड, उस समय के जो बर्तन थे उन बर्तनों से जो खुदाई में मिले हैं उन सबसे हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। मुख्यतः अशोक के अभिलेख जो कि सारे भारत से हमें प्राप्त हुए हैं और अफगानिस्तान और से भी प्राप्त हुए हैं, सभी से हमें जानकारी मिलती है। और रुद्रदमन जो कि शासक थे, रुद्रदमन, उनके जूनागढ़ अभिलेख से हमें ये पता चलता है कि 150 ईस्वी में जूनागढ़ अभिलेख लिखा गया था। उससे भी हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। जूनागढ़ अभिलेख से हमें पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सौराष्ट्र की सुदर्शन झील को मरम्मत करवाई थी, बनवाया था और बाद में अशोक ने उसकी मरम्मत करवाई थी। इन सब की जानकारी हमें जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होती है। अब इसके अलावा मौर्य वंश की स्थापना, तो मौर्य वंश की स्थापना नंद वंश के विनाश के बाद, नंद वंश के अंतिम राजा घनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी और चंद्रगुप्त मौर्य ने इस स्थापना में अपने गुरु चाणक्य की सहायता ली थी। चाणक्य का एक अन्य नाम विष्णुगुप्त और कौटिल्य भी है और इनका प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र लोक प्रशासन और राजनीति पर लिखा हुआ ग्रंथ है। इससे हमें जानकारी मिलती है जो कि चाणक्य और विष्णुगुप्त के द्वारा लिखा गया था। तो नंदवंश के अंतिम राजा घनानंद जो कि बड़ा अत्याचारी था, प्रजा उससे त्रस्त थी, विलासी राजा था, उसके अत्याचारों से त्रस्त होकर प्रजा ने उसके खिलाफ विद्रोह की भावना जागृत हो रही थी। इसका फायदा चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने उठाया और नंदवंश का नाश करके मगध पर मौर्य वंश की स्थापना की। तो आइए अब बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की। चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासनकाल है वो 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व माना जाता है। चंद्रगुप्त के प्रारंभिक जीवन के बारे में, चंद्रगुप्त को बौद्ध और जैन ग्रंथों में क्षत्रिय कहा गया है, जबकि पुराणों, मुद्रा राक्षस, ब्राह्मण ग्रंथों में शूद्र कहा गया है। पुराणों में विष्णु पुराण में से शूद्र कहा गया है। विशाखदत्त मुद्रा राक्षस में इसे नंद का पुत्र बताया गया है और शूद्र कहा गया है। ब्राह्मण ग्रंथ भी इसे शूद्र सिद्ध करते हैं, लेकिन बौद्ध और जैन ग्रंथ इसे क्षत्रिय बताते हैं। जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन में इसे मयूर पुष्पों का सरदार बताया गया है और बौद्ध ग्रंथ में भी इसे क्षत्रिय बताया गया है। इसके मौर्य और अशोक के अभिलेखों में, जो अशोक के अभिलेख में मौर्यों का राजकीय चिन्ह मोर का चिन्ह मिलता है, मोर बताया गया है, उससे भी पता चलता है कि ये क्षत्रिय थे। बाद में अशोक और बिंदुसार अपने आप को क्षत्रिय सिद्ध करते हैं, इससे भी पता चलता है कि ये क्षत्रिय था। चंद्रगुप्त मौर्य के विभिन्न नाम जो कि यूनानी इतिहासकारों ने दिए हैं, स्ट्रैबो और एरियन और जस्टिस एंड्रोकोट्स कहते हैं और प्लूटार्क और एपियानस ने इसे एंड्रोकोट्स कहा है। निरियाकस ने सेंड्रोकोटस कहा है।
एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक विलियम जोन्स ने 1793 ईस्वी में ये बताया कि ये सभी नाम चंद्रगुप्त मौर्य के हैं। इसका प्रारंभिक जीवन के बारे में पर्याप्त जानकारियां नहीं मिलती हैं, लेकिन चाणक्य चंद्रगुप्त कथा के अनुसार जब मगध के शासक धनानंद ने चाणक्य का अपमान कर दिया और उसे अपनी राजसभा से निकाल दिया, तो चाणक्य जंगल से गुजर रहा था तो विंध्याचल के जंगलों में उसे उसकी भेंट एक बालक से हुई जो कि राजकीलम नामक खेल खेल रहा था। उसकी प्रतिभा को देखकर चाणक्य बड़ा प्रसन्न हुआ और उसे 5000 पार्षद में खरीद लिया और उसे अपने साथ तक्षशिला ले गया। चाणक्य जो कि तक्षशिला के आचार्य थे, तक्षशिला ले गया और उसकी शिक्षा दीक्षा का उचित प्रबंध किया, उसे पढ़ाया लिखाया, उसे शस्त्र विद्या सिखाई और एक योग बनाया। इसके बाद उसको एक सैनिक चंद्रगुप्त की सहायता से चाणक्य ने सेना तैयार की और मगध विजय पहले छोटे छोटे राज्यों को जीता, फिर मगध पर हमला किया। शुरुआत में चंद्रगुप्त ने कश्मीर देश के राजा प्रवर्तक की सहायता से सीधे मगध पर हमला बोला, लेकिन उसे पराजय का सामना करना पड़ा। एक बौद्ध ग्रंथ के अनुसार उस एक श्रुति याद जनश्रुति है कि एक बार चंद्रगुप्त जब छुप घूम रहा था तो उसे एक बालक जो कि गर्म रोटी खा रहा था फूली हुई, उसने रोटी को तोड़ा तो वह जल गया और तो उसकी मां ने कहा कि तुम भी वही गलती कर रहे हो, रोटी को मध्य से तोड़ रहे हो जिससे तुम जल गए हो, जो चंद्रगुप्त कर रहा था। चंद्रगुप्त को पहले मध्य भाग मगध पर हमला नहीं करना चाहिए था, पहले सीमा प्रांत क्षेत्रों को जीतना चाहिए था। इस बात को सुनकर चंद्रगुप्त ने अपनी गलती सुधारी और उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत के क्षेत्रों को धीरे धीरे जीतना शुरू किया और फिर बाद में मगध पर सीधा हमला बोला और मगध के शासक धनानंद को हरा दिया और मगध पर 322 ईस्वी में मौर्य वंश की स्थापना की और उसका राज्याभिषेक हुआ। इसके बाद 305 बीसी में सिकंदर की मृत्यु के बाद सेल्यूकस निकेटर बेबीलोन का शासक बना। उसने सिकंदर के जीते हुए भारतीय प्रदेशों को फिर से जीतने के उद्देश्य से भारत पर 305 बीसी में हमला किया और उसका सामना चंद्रगुप्त मौर्य से हुआ और उस युद्ध का परिणाम चंद्रगुप्त जीते और 303 बीसी या 303 ईसा पूर्व में संधि हुई। उस संधि के अनुसार सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को 4 प्रांत काबुल, कांधार, मकरान और हेरात दिए और अपनी पुत्री हेलेना या कार्नेलिया का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया। बदले में चंद्रगुप्त मौर्य ने भी सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए। इस युद्ध का वर्णन एपियाइनस ने किया है और जस्टिन ने अपनी किताब सार संग्रह या द एपिटोम में यह बताया है कि चंद्रगुप्त और सिकंदर की एक बार भेंट हुई थी। जस्टिन और प्लूटार्क ने यह भी बताया कि सेल्यूकस से संधि होने के बाद सिकंदर ने अपनी 6 लाख की सेना लेकर संपूर्ण भारत को रौंद डाला। इसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना राज्य संपूर्ण भारत में फैलाया। उसका राज पश्चिम में हिंदूकुश पर्वत से, पूर्व में बंगाल तक, उत्तर में कश्मीर से दक्षिण में मैसूर कर्नाटक तक फैला हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य एक ऐसा महान शासक था और मौर्य वंश ऐसा प्रथम वंश था जो एक छत्र राजा के अंतर्गत संपूर्ण भारत का राज एक ही राजा के अधीन बना। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म ग्रहण कर लिया, जैन धर्म को संरक्षण प्रदान किया। वह जैन गुरु भद्रबाहु से उसने जैन धर्म की दीक्षा ग्रहण की और जब मगध में 12 वर्षों का अकाल पड़ा तो वह भद्रबाहु के साथ कर्नाटक श्रवणबेलगोला चला गया और वहीं पर उसने संलेखना पद्धति से 298 ईसा पूर्व में अपने प्राण त्याग दिए। जैन ग्रंथ राजावली कथा के अनुसार उसने अपने पुत्र सिंहसेन या बिंदुसार के पक्ष में सिंहासन त्याग दिया, अर्थात बिंदुसार को अपना उत्तराधिकारी बनाकर उसने स्वयं संन्यास धारण कर लिया और जैनों की संधारा या संलेखना पद्धति से श्रवणबेलगोला कर्नाटक में चंद्रगिरी की पहाड़ियों में अपने प्राण त्याग दिए। जैनों की संलेखना पद्धति ऐसी पद्धति होती है जिसमें मनुष्य उपवास के द्वारा भूखा प्यासा रहकर सब कुछ अन्न जल का त्याग करके अपने प्राण त्यागता है और इस पद्धति को राजस्थान हाईकोर्ट में एक याचिका के द्वारा इसका विरोध किया गया था और कहा गया था ये आत्महत्या है और इसमें इसका विरोध भी हुआ था, लेकिन जैनों में ये बड़ी प्रचलित है।
और इस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो गई और चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ। बिंदुसार 298 BC में मगध की गद्दी पर बैठा। जैन ग्रंथों में बिंदुसार की माता का नाम दुर्धरा बताया गया है। बौद्ध ग्रंथों में इसकी 16 रानियों का उल्लेख है और जिसमें सुभद्रांगी प्रमुख रानी थी। यूनानियों ने बिंदुसार को अमित्र चेट्स या अमित्र घात कहा है, जिसका अर्थ होता है शत्रु विनाशक। जैन ग्रंथों में इसे सिंहसेन कहा गया है। वायु पुराण में इसे भद्रसार या बालिसार कहा गया है और बौद्ध ग्रंथ दिव्यवदान के अनुसार यह आजीवक संप्रदाय को मानता था। आजीवक संप्रदाय के पिंगल वंश से इसके बहुत अच्छे संबंध थे। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मक्कलीपुत्र गौसाल थे। आजीवक संप्रदाय भाग्यवादिता को बढ़ावा देता है। उसके अनुसार आजीवक संप्रदाय कहता है कि मनुष्य कुछ नहीं होता है, मनुष्य की जो भाग्य में होता है वही होके रहता है, इसलिए भाग्यवादिता के सिद्धांत को बढ़ावा देता है आजीवक संप्रदाय। और इसी आजीवक संप्रदाय को बिंदुसार मानता था और उसके गुरु पिंगल वंश से इसके मधुर संबंध थे। बिंदुसार के समय तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए। वहां के अमात्यों के अत्याचार से लेकर जनता ने विद्रोह किए। उन विद्रोहों को दबाने के लिए पहले उसने अपने सबसे बड़े पुत्र सुसीम को भेजा, बाद में अशोक को भेजा। अशोक उस समय अवंती या उज्जैन का राज्यपाल था। अशोक ने उस विद्रोह को दबा दिया। सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से बिंदुसार ने अंगूरी मदिरा, सूखे अंजीर और एक दार्शनिक की मांग की। इसका वर्णन एथेनियस ने अपने वर्णन में किया है और एंटियोकस प्रथम ने उसे दार्शनिक छोड़कर सूखे अंजीर और मदिरा भिजवा दी। मिस्र के राजा टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने डायनोसियस नामक राजदूत उसके दरबार में भेजा। जैन विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है। सीरिया के राजा एंटियोकस ने डायमीटस नामक राजदूत उसके दरबार में भेजा, जो मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। इस तरीके से 273 BC तक बिंदुसार ने राज्य किया और उसके बाद उसका उत्तराधिकारी अशोक हुआ। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ और 273 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। उसके मस्की, गुर्जरा, नेप्तूर और उडेगोलम अभिलेख में उसका नाम अशोक मिलता है। पुराणों में उसका नाम अशोक वर्धन मिलता है। भापुरु अभिलेख में उसे प्रियदर्शी कहा गया है। इसकी माता का नाम सुभद्रांगी था। इसकी पत्नी असंधमित्रा, महादेवी, पद्मावती, कारुबाकी और तिस्रक्षता थी। कारुबाकी उसकी एकमात्र ऐसी पत्नी थी जिसका उल्लेख उसके अभिलेख में मिलता है। उसकी पुत्री का नाम संघमित्रा और चारुमती था। उसके पुत्र तीवर, कुणाल और महेंद्र थे। अशोक का राज्याभिषेक 273 ईसा पूर्व में अशोक गद्दी पर बैठा और उसका राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में 4 वर्ष बाद हुआ। सहेली ग्रंथ या श्रीलंका के ग्रंथों दीपवंश, महावंश में से हमें ज्ञात होता है कि गद्दी पर बैठने से पहले अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या की थी और उनको मारकर वह गद्दी पर बैठा। लेकिन यह बात सत्य प्रतीत नहीं होती, क्योंकि अशोक ने अपने 5वें अभिलेख में अपने भाइयों और उनके परिवार का वर्णन किया है। लेकिन कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि कुछ भाइयों की उसने हत्या की होगी, क्योंकि उसे गद्दी पर बैठने के लिए 4 वर्ष का समय लग गया। अर्थात 4 वर्ष तक जो विद्रोह हुए होंगे गद्दी राज्य के लिए, उनको दबाने में उसे समय लगा। इससे भाइयों से उसके संघर्ष हुआ। अशोक ने अपने शासन के 8वें वर्ष में कलिंग पर आक्रमण किया। 261 ईसा पूर्व में उसने कलिंग पर आक्रमण किया। महापद्म नंद ने कलिंग को जीतकर उसे अपने साम्राज्य में मिला लिया था, लेकिन नंद वंश के विनाश के बाद कलिंग एक स्वतंत्र राज्य बन गया था और कलिंग की सीमाएं उस समय समुद्र से मिलती थी और दक्षिण भारत के अन्य राज्यों से मिलती थी और व्यापार की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण था। इसी उद्देश्य से अशोक ने अपने राज्य के 8वें वर्ष में 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया। इस आक्रमण में इतना भीषण नरसंहार हुआ कि करीब
1 लाख लोग उस युद्ध में मारे गए और इससे भी कई गुना लोग युद्ध में अपंग हो गए और करीब 1.5 लाख लोगों को बंदी बना लिया गया। इस युद्ध की भीषणता और भयानकता को देखकर अशोक का हृदय बड़ा द्रवित हो गया और उसने दिग्विजय के स्थान पर धर्म विजय को प्रोत्साहन दिया और युद्ध नीति का हमेशा के लिए त्याग कर दिया। कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक ने अपने 13वें शिलालेख में किया है। अशोक ने आजीविकों के रहने के लिए सुदामा, विष्णुजोपड़ी, कर्ज और चौपान नाम की गुफाएं बारावर की पहाड़ियों में बनवाई। उसके अशोक के पौत्र दशरथ ने आजीविकों को नागार्जुन गुफा प्रदान की। अशोक का धर्म परिवर्तन। कलिंग पर आक्रमण करने से पहले अशोक ब्राह्मण धर्म को मानता था और ऐसा माना जाता है कि वह प्रतिदिन 60,000 ब्राह्मणों को भोजन कराता था। कल्हड़ की राजतरंगिणी के अनुसार वह शैव मत का अनुयायी था, लेकिन एक बार उसने अपने भाई सुमन के पुत्र श्रवण निग्रोध को देखा जो कि बौद्ध धर्म ग्रहण कर चुका था। उसके प्रवचन को सुनकर, उसके रहन सहन को देखकर बड़ा प्रभावित हुआ और उसके बाद उसने कलिंग युद्ध किया और कलिंग युद्ध की भीषण नरसंहार को देखकर वो द्रवित हो गया और उसने बौद्ध धर्म ग्रहण करने का निश्चय कर लिया और उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने उसे बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। इसके अलावा हमें राजतरंगिणी से ये ज्ञात होता है कि अशोक ने कश्मीर में श्रीनगर नामक नगर बसाया था और नेपाल में देवपत्तन नामक एक नगर बसाया था। मौर्यों का अंतिम शासक बृहद्रथ था। उस बृहद्रथ की हत्या 185 ईसा पूर्व में उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी और मगध पर एक नए वंश शुंग वंश की स्थापना की जो कि ब्राह्मण वंश था। अगले वीडियो में हम और अशोक के शिलालेख और उसके कार्यों के बारे में पढ़ेंगे। अपने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर डालें, सुझाव दें। उसके अनुसार हम आपकी बातों को मानेंगे और उसमें सुधार करेंगे। धन्यवाद।